हेलो वंदिता यूट्यूब क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं भाग 3। इससे पहले भाग 1 और भाग 2 हम लोग पढ़ चुके हैं। भाग 3 में हमारा कहता है मूल अधिकार, मौलिक अधिकार मिला है हमें। राज्य हमें मौलिक अधिकार प्रदत्त करती है। संविधान में हमारा लिखा हुआ है कि कुछ फंडामेंटल राइट्स मिले हैं। अब अनुच्छेद 12 को देखते हैं क्या कह रहा है। अनुच्छेद 12 में परिभाषा दिया हुआ, परिभाषा मतलब कि इसमें पूरे राज्य के बारे में परिभाषा दिया हुआ, हर जगह राज्य ही है। इस भाग के जब तक कि संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित ना हो, राज्य, यहाँ पे भी राज्य है, राज्य के अंतर्गत भारत की सरकार और संसद तथा राज्यों में से प्रत्येक राज्य की सरकार और विधानमंडल तथा भारत के राज्य क्षेत्र के भीतर या भारत सरकार के नियंत्रण के अधीन सभी स्थानीय और अन्य प्राधिकारी हैं। मतलब ये राज्य के अंतर्गत आते हैं, चाहे वो विधानमंडल हो, चाहे भारत सरकार के कोई भी राज्य क्षेत्र हो, वो सब क्या आएगा, जो भी है नियंत्रण उनके अधीन आएंगे। राज्य ही कहलाएगा। राज्य का यहाँ पे परिभाषा दिया गया है। अनुच्छेद 12 में हमारा राज्य के बारे में बताया गया है। अनुच्छेद 13 में हमारे संविधान में क्या लिखा हुआ है। मूल अधिकारों से असंगत या उनका अल्पीकरण करने वाले विधियां, विधि के बारे में, मूलतः विधि के बारे में अनुच्छेद 13 में बताया गया है। अनुच्छेद 13 का जो खंड है, 4 खंड है, 4 क्लाउज है। देखते हैं ये क्या कहता है। पहला फर्स्ट क्लाउज क्या कह रहा है। अनुच्छेद 13 के 1 में कह रहा है, इस संविधान के प्रारंभ से ठीक पहले भारत के राज्य क्षेत्र में प्रवृत्त सभी विधियां उस मात्रा तक शून्य होगी जिस तक वे इस भाग के उपबंधों से असंगत हैं। कहने का मतलब है, हमारा जो संविधान बनने से पहले जो भी अंग्रेज, जो भी ब्रिटिश रूल, नियम, कानून बनाए थे, वो अगर हमारे संविधान में मौलिक अधिकार जो मुझे जो भी मिल रहे हैं, तो वो स्वतः ही समाप्त हो जाएंगे, जिससे मौलिक अधिकार का हनन हो रहा हो। जैसे कि स्वतंत्रता नहीं थी, समानता नहीं थी, ये सब चीज़ बहुत ही, ये फंडामेंटल राइट्स पहले नहीं था। अब जो फंडामेंटल राइट्स बना है कि हम स्वतंत्र होके कहीं आ जा सकते हैं, तो ये सब की स्वतंत्रता नहीं थी, समानता नहीं थी। ऐसे आपको बता दे तो मूल अधिकार जो है, मौलिक अधिकार जो है हमारा, ये अमेरिका से लिया गया है, अमेरिका के संविधान से लिया गया है। क्योंकि हम लोग जानते हैं कि संविधान जो है हमारा लिखित संविधान है, और बहुत सारे देश का जो संविधान है उससे अध्ययन करके फिर अपना संविधान को बनाया गया है। और पहले हमारा जो संविधान जब बना था मूल रूप से, तो पहले 7 मौलिक अधिकार दिए गए थे, 7। अब जो कि 6 मौलिक अधिकार हैं। संपत्ति के अधिकार को पहले मौलिक अधिकार में रखा गया था, लेकिन उसका बहुत ही विवादास्पद होने लगा, इस वजह से उसे निकाल के, मौलिक अधिकार में से निकाल के उसे 300 के ए में रख दिया गया है। अब वो जो संपत्ति का अधिकार है, ये हमें मौलिक अधिकार से बाहर कर दिया गया। अब वर्तमान में 6 मौलिक अधिकार हैं हमारे। अब देखते हैं 13 के 2 में क्या कहता है। इससे पहले जान लेते हैं 13 के 1 को, कि जो भी हमारे ब्रिटिश समय में बने थे कानून, जो हमारे मौलिक अधिकार को अब हनन करती है, चोट पहुंचाती है, तो उसे क्या करेंगे, वह स्वतः ही समाप्त हो जाएगी, शून्य हो जाएगा। जैसे यहाँ पे शून्य लिखा हुआ है, हमारे संविधान में शून्य का यूज किया गया है, इस्तेमाल किया गया है, कि इस संविधान के प्रारंभ से ठीक पहले भारत के राज्य क्षेत्र में प्रवृत्त सभी विधियां उस मात्रा तक शून्य होगी। शून्य का यूज हो रहा है यहाँ पे। कहने का मतलब, इसे हम अनाच्छादन का सिद्धांत कहते हैं, कि जैसे कोई नियम है जो हमारे मौलिक अधिकार को हनन कर रहा है, तो वो स्वतः ही समाप्त हो जाएगा, शून्य हो जाएगा, और जो फिर मौलिक अधिकार हैं वो चलता रहेगा। अब दूसरा है 13 के 2 में क्या कह रहा है,
13 के दो जो क्लाउज है हमारा दिया हुआ, राज्य ऐसी कोई विधि नहीं बनाएगा जो इस भाग द्वारा प्रदत्त अधिकारों को छीनती है या न्यून करती है, और इस खंड के उल्लंघन में बनाई गई प्रत्येक विधि उल्लंघन की मात्रा तक शून्य होगी। इसे हम पृथक्करण का सिद्धांत कहते हैं। कह रहा है ऐसा कि अगर संसद या कोई अध्यादेश कुछ ऐसा कानून बनता है जिससे हमारे मौलिक अधिकार का हनन होता है, जिससे हमारे मौलिक अधिकार छीन रही हो, तो वो वैसा कानून अगर कोई बनाता है तो वह स्वतः ही समाप्त हो जाएगा। वो भी जैसे कि मान के चलिए संसद ने 10 कानून बनाए, 10 कानून बनाए, अब इसमें से क्या हुआ, 5 कानून तो है जो मौलिक अधिकार को कोई चोट नहीं पहुंचा रहा है, कोई हनन नहीं हो रहा है, लेकिन इनमें से 5 जो है मौलिक अधिकार हमसे छीना जा रहा है। जो संविधान ने हमें मौलिक अधिकार दिए हैं उसकी हनन हो रही है। तो इसमें से ये 5 स्वतः ही जो है ये स्वतः खत्म हो जाएंगे, समाप्त हो जाएंगे, ये लागू ही नहीं होगा, और ये 5 जो है फिर हमारा मौलिक अधिकार में अगर आ रहा है तो इस कानून को पास कर देंगे, ऐसा है। अनुच्छेद 13 के खंड 3 में क्या कहता है, इस अनुच्छेद में जब तक कि संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित ना हो, क्या है भाई, इसका सब क्लाउज देखते हैं। विधि के अंतर्गत भारत के राज्य क्षेत्र में विधि का बल रखने वाला कोई अध्यादेश, आदेश, उपविधि, नियम, विनियम, अधिसूचना, रूढ़ि या प्रथा, अगर कोई भी अध्यादेश जारी करते हैं राष्ट्रपति या राज्यपाल, उपविधि, नियम, विनियम, कोई अगर नगर पालिका हो, चाहे संसद हो, चाहे विधानमंडल हो, कोई भी कानून अगर बनाते हैं, चाहे वो राज्य के कोई कर्मचारी हो, सरकारी कर्मचारी हो, अगर वो कोई कानून बनाते हैं और हमारे मौलिक अधिकार को हनन करता है, मौलिक अधिकार हमसे छीना जाता है, तो वह कानून नहीं लागू होगा। और क्या कहता है, प्रवृत्त विधि के अंतर्गत भारत के राज्य क्षेत्र में किसी विधानमंडल या अन्य सक्षम प्राधिकारी द्वारा इस संविधान के प्रारंभ से पहले पारित बनाई गई विधि है जो पहले ही निश्चित नहीं कर दी गई है, चाहे ऐसी कोई विधि या उसका कोई भाग या उस समय पूर्णतया या विशिष्ट क्षेत्रों में परिवर्तन में नहीं है। मतलब कुल मिला के है कि 13 का खंड 1 और 13 का खंड 2, इन दोनों को मिला के हमारा 13 का खंड 3 बना है। जो इसमें मैंने बोला नच्छादन का सिद्धांत और पृथक्करण का सिद्धांत, इन दोनों को मिला के हमारा खंड 3 बना है कि कोई भी अध्यादेश जारी होता है, चाहे कोई भी राज्य के कोई भी कर्मचारी या नगर पालिका, विधानमंडल, संसद, अगर कोई भी ऐसा संविधान बनाते हैं जो कि मौलिक अधिकार को हनन करता है, चोट पहुंचाता है, अगर हमसे छीना जाता है, तो वो लागू नहीं होगा। अब है इसमें 13 का 4, इस अनुच्छेद की कोई बात अनुच्छेद 368 के अधीन किए गए इस संविधान के किसी संशोधन को लागू नहीं होगी। ये 13 का जो खंड 4 है, ये हम जानते हैं कि कब इसमें जोड़ा गया है, तो ये 1973 में जोड़ा गया था। जब इंदिरा गांधी की सरकार थी उस समय उन्होंने ये बताया कि इसका 368 से कोई लेना देना नहीं है। 368 जो है और अनुच्छेद 13 जो है, ये आपस में दोनों बिल्कुल अलग हैं। ये एक दोनों से इसका इससे कोई लेना देना नहीं है और इसका इससे कोई लेना देना नहीं है। और ये कब ऐसा हुआ, जब केशवानंद भारती बनाम केरल का जब ये मामला आया, तब बताया गया कि 1913 में ये क्लाउज को जोड़ा गया। लेकिन ऐसा है कि
न्याय पुनरावलोकन की शक्ति जो है हमारे सुप्रीम कोर्ट को मिलती है, जो कि वो जुडिशियल रिव्यू कर सकता है। अगर कोई कानून बनती है तो उसका वो जुडिशियल रिव्यू कर सकते हैं। पहले बताया गया था कि नहीं, इसका जुडिशियल रिव्यू नहीं कर सकते हैं, लेकिन फिर बाद में जब मिनर्वा मिल्स का ये मामला आया 1980 में, तब जजों ने सबसे बड़ी बेंच जो है केशवानंद भारती में बैठी थी, 13 बेंच की जजेस बैठी हुई थी। इससे पहले गोलकनाथ का केस आया था जिसमें 11 बेंचेस थे। इसमें बताया गया था, मैं आर्टिकल 13 का एक अलग से वीडियो बना के बताऊंगी, अभी इसमें मैं आगे बढ़ती हूँ। बस ऐसा है, इसमें बताया गया है कि अब ये जो क्लाउज 4 है हमारा 13 का सब क्लाउज 4 जो है ये अब ख़त्म हो चुका है। इसमें ये जो लिखा हुआ है कि इसका जुडिशियल रिव्यू नहीं कर सकते हैं, तो अब अगर कोई भी कानून बनता है तो सबसे पहले जो है सुप्रीम कोर्ट उसका जुडिशियल रिव्यू कर सकता है। और प्रस्तावना में चाहे कितना भी संशोधन कर ले, हर एक चीज़ का हर एक संविधान में हर एक अनुच्छेद में अगर संसद को ये शक्ति मिल गई है कि कितनी भी संशोधन कर ले, लेकिन उसकी जुडिशियल रिव्यू करेंगे सुप्रीम कोर्ट। और इसके बाद फिर अगर उन्हें लगेगा कि हाँ मौलिक अधिकार का हनन नहीं हो रहा है तो उसे वो आगे बढ़ाएंगे, पास करने के लिए कहेंगे, उस कानून को लागू करने के लिए कहेंगे, अन्यथा वो खारिज हो जाएगा। अनुच्छेद 14 में है समता का। पहले देखते हैं कि जो हमें मौलिक अधिकार मिला है, मौलिक अधिकार में अनुच्छेद 12 और 13 जो है, 12 और 13, ये 12 तो हमारा राज्य की परिभाषा बताया, 13 की जो हमारा मौलिक अधिकार है उसका संरक्षण कैसे होगा, कौन करेगा, तो ये 13 में बताया गया है। अब मौलिक अधिकार स्टार्ट कहाँ से होता है, तो 14 से स्टार्ट होता है। 14 से लेकर 32 तक जो है हमारा मौलिक अधिकार है। 14 से लेकर 32 तक हमारा मौलिक अधिकार है, जिसमें से 14 से लेकर 18, 14 से 18 समता का अधिकार कहता है। अनुच्छेद 14 में विधि के समक्ष समानता, मतलब कानून के नज़र में सब कोई बराबर हो। 14 अनुच्छेद में कहता है, राज्य भारत के राज्य क्षेत्र में किसी व्यक्ति को विधि के समक्ष समता से या विधियों के समान संरक्षण से वंचित नहीं करेगा। मतलब सबके लिए समान एक होगा। ये जो विधि के समक्ष समानता, ये जो लिया गया है हमारा विधि के समक्ष समानता, ये ब्रिटेन से लिया गया है। और ये विधियों के समान संरक्षण से वंचित, मतलब ये विधियों के समान संरक्षण, ये लाइन जो है हमारा अमेरिका से लिया गया है। विधि के समक्ष समानता कहाँ से लिया गया, ब्रिटेन से, और विधियों के समान संरक्षण ये हमारा अमेरिका से लिया गया है। तो जैसे इसमें अगर आम आदमी है, आम आदमी के लिए सबके लिए कानून एक जैसा रहेगा। अगर कोई डीएम के पद पे है तो ऐसा नहीं होगा कि एक डीएम के लिए दूसरा कानून है, दूसरे डीएम के लिए दूसरा कानून, नहीं, डीएम जितने भी डीएम होंगे सबके लिए एक कानून है। अगर कोई डिफेंस में है तो डिफेंस के लिए, सबके लिए, डिफेंस वालों के लिए एक कानून है। जैसे हमारा गुप्तचर एजेंसी हो गई, उनके लिए अगर कोई कानून है तो एक कानून है। जैसे इतना अनुच्छेद 33 और 34 जो है इन दोनों के लिए है, डिफेंस गुप्तचर वालों के लिए, तो इन सब के लिए। अब कोई राष्ट्रपति के लिए अलग कानून है। अब उसको आम आदमी और राष्ट्रपति को एक ही जैसा ये कर देंगे तो फिर नहीं होगा। लेकिन हाँ, जो अगर उसमें जैसे डिफेंस हो गया, आम आदमी हो गया, कैटेगरी वाइज है, उनके लिए कानून बराबर है। ऐसा नहीं कि उसमें भेदभाव किया जाएगा। अब अनुच्छेद 15 को देखते हैं। अनुच्छेद 15 में कहता है, धर्म, मूल वंश, जाति, लिंग या जन्म स्थान के आधार पर भेदभाव का निषेध। मतलब इस 5 चीज़ को याद रखना है कि धर्म, मूल वंश, जाति, लिंग या जन्म स्थान के आधार पे अगर कोई है तो उसके साथ भेदभाव नहीं करेंगे।
जिसमें 15 के 1 में देखते क्या कहता है। राज्य किसी नागरिक के विरुद्ध केवल धर्म, मूल वंश, जाति, लिंग, जन्म स्थान या इनमें से किसी के आधार पर कोई विभेद नहीं करेगा। कोई राज्य है, जैसे हम कहीं यूपी से कहीं एमपी जाते हैं या महाराष्ट्र जाते हैं, तो अगर कोई कहता है कहाँ से आ गए हो, ऐसे अगर या फिर जाति को लेकर कुछ कहता है, तो ये क्या है, नहीं करना है, ये नहीं कर सकते हैं हम, ये करना अपराध है। राज्य किसी नागरिक के विरुद्ध अगर कोई करता है ऐसा, तो ये अपराध है, चाहे वो धर्म के लिए हो, मूल वंश के लिए हो, जाति के लिए, लिंग के लिए हो। लिंग में स्त्रीलिंग, पुल्लिंग, ट्रांसजेंडर वो भी आ गए, जन्म स्थान या इनमें से किसी के आधार पे भी। अब इसका 15 का 2 क्या कहता है। कोई नागरिक केवल धर्म, मूल वंश, जाति, लिंग, जन्म स्थान इनमें से किसी के आधार पर इसके साथ भेदभाव नहीं कर सकते हैं, चाहे वो किसी भी कहीं का भी हो, किसी भी धर्म का हो। दुकानों, सार्वजनिक भोजनालयों, होटलों और सार्वजनिक मनोरंजन के स्थान में प्रवेश या पहले क्या होता था कि जैसा ये ब्राह्मण का होटल है तो उसमें दलित नहीं जा सकते हैं, ये मंदिर उनका है तो उसमें दलित नहीं जा सकते हैं, ये तो ऐसा नहीं है। चाहे वो मनोरंजन का स्थल हो, चाहे वो होटल हो, चाहे वो दुकान हो, सार्वजनिक स्थल हो, हर एक का हक है वहाँ पे। ये हमारा मौलिक अधिकार मिला है मुझे, और हम वहाँ जा सकते हैं। अगर कोई रोकता है तो ये उसके खिलाफ है, अपराध वो कर रहा है। में क्या कर रहा है। पूर्णतः या भागतः राज्य निधि से पोषित या साधारण जनता के प्रयोग के लिए समर्पित कुओं, तालाबों, स्नान घाटों, सड़कों और सार्वजनिक समागम के स्थानों को उपयोग के संबंध में किसी भी निर्योग्यता, दायित्व, निर्बंधन या शर्त के अधीन नहीं होगा। ऐसा नहीं है कि उस पे ये शर्त लादा जाएगा कि नहीं, ये यहाँ पे ये कुआं ब्राह्मण का है और ये कुआं दलितों के लिए है, इस रास्ते से आप नहीं आ सकते हो, इस रास्ते से हम नहीं जा सकते हैं। ऐसा कुछ नहीं है, सबके लिए समान स्थिति है। अब सबको मौलिक अधिकार मिला है कि हर जितने भी समागम स्थल हैं, चाहे वो सड़क हो, स्नान घाट हो, तालाब हो, सबके लिए बराबर है, सबको समानता का अधिकार दिया गया है। अब देखते हैं आगे। अनुच्छेद 15 के 3 में क्या कहता है। इस अनुच्छेद की कोई बात राज्य के स्त्रियों और बालकों के लिए कोई विशेष उपबंध करने से निवारित नहीं करेगी। ऐसा है कि समानता का अधिकार है, तो समानता में तो स्त्री भी आ गए, स्त्री पुरुष के साथ समान भाव करें, भेदभाव ना करें कि हाँ ये स्त्री है तो इसे कम सम्मान मिले, ये इनको बाहर जाने का अधिकार नहीं है, इनको काम करने का अधिकार नहीं है। तो क्यों उनको शिक्षा में सही प्राप्त जितना हक मिलना चाहिए बराबरी का, तो वो शिक्षा में भी बराबरी का हक नहीं मिलता था। पहले स्त्रियों की स्थिति बहुत ही दयनीय थी, जो कि ये भारत को और आगे बढ़ाना था, इसलिए स्त्रियों को भी अधिकार मिलना जरूरी था। तो हमारे संविधान में स्त्रियों के लिए भी मौलिक अधिकार में रखा गया है। अनुच्छेद 15 के 4 में कहता है, इस अनुच्छेद की या अनुच्छेद 29 के खंड 2 की कोई बात राज्य को सामाजिक और शैक्षिक दृष्टि से पिछड़े हुए नागरिकों के किन्हीं वर्गों की उन्नति के लिए या अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिए कोई विशेष उपबंध करने से निवारित नहीं करेगी। इस अनुच्छेद या अनुच्छेद 19 के खंड 1 के उपखंड
6 की कोई बात राज्य को सामाजिक और शैक्षिक दृष्टि से पिछड़े हुए नागरिकों के किन्हीं वर्गों की उन्नति के लिए या अनुसूचित जातियों या अनुसूचित जनजातियों के लिए विधि द्वारा कोई विशेष उपबंध करने से निवारित नहीं करेगी। जहाँ तक ऐसे विशेष उपबंध अनुच्छेद 30 के खंड 1 में निर्दिष्ट अल्पसंख्यक शिक्षा संस्थाओं से भिन्न शिक्षा संस्थाओं में जिनके कहने का तात्पर्य ये है, हमारे अनुच्छेद 15 के 4 में ये बताया गया है कि बहुत सारे जैसे अनुसूचित जाति जनजाति ये सब जो थे शिक्षा के मामले में बहुत ही पिछड़े हुए थे, तो समानता का अधिकार मिलना चाहिए, उन्हें भी शिक्षित करना जरूरी था। इस वजह से क्या होता था, कुछ दिक्कत आ गई जब मौलिक अधिकार मिला हमें, तो कुछ ब्राह्मण जैसे उच्च वर्ग लोग कहने लगे कि हम उनके साथ कैसे एक साथ मिलके शिक्षा प्राप्ति करेंगे। तो यहाँ समानता की बात आने लगी। तो समानता की बात में फिर अपने देश को शिक्षित करने में, क्योंकि इनकी जो संख्या है अनुसूचित जाति जनजाति की, ये सब इनकी संख्या या फिर दलितों की संख्या ज़्यादा है, तो उन्हें भी शिक्षित करना ज़रूरी था और सबको समानता की ओर रखा जाए, समान शिक्षा मिले सबको। इसलिए ऐसा रखा गया कि 29 के खंड 2 या फिर 19 के खंड 1 इन सब से अगर जैसे इन लोग को कुछ अलग से छूट दिया गया, आरक्षण दिया गया शिक्षा के मामले में, ताकि ये बढ़ चढ़ कर हिस्सा ले, शिक्षा ग्रहण करे, शिक्षित हो। इस वजह से ताकि और फिर जो उच्च वर्ग के लोग हैं वो उनके साथ एक साथ शिक्षा लेने में कोई दिक्कत ना हो, हिचकिचाए ना और परेशानी ना हो, इस और सबको समान शिक्षा मिले, इस वजह से इन्हें आरक्षण दिया गया। और इस आरक्षण को दिया गया जो आरक्षण है इसे कोई न्यायालय में चुनौती ना दे, इसलिए ये संविधान में ही लिख दी गई कि इसे किसी भी अनुच्छेद के द्वारा जोड़ा नहीं जा सकता कि समानता की बात नहीं हो रही या हमारा मौलिक अधिकार का हनन हो रहा है। अगर दलित वर्ग हमारे साथ ब्राह्मण वर्ग के साथ अगर शिक्षा एक साथ ग्रहण कर रहे हो, तो ऐसा इसलिए संविधान में लिखा गया ताकि ये विवादास्पद ना हो, दिक्कत ना आए। आई होप आप लोग को समझ में आ गया होगा। अनुच्छेद आज हम लोगों ने 12, 12, 13, 14 और 15 कंप्लीट कर लिया है और आगे फिर मैं बताऊंगी, 15 से आगे कंटिन्यू करूंगी। धन्यवाद।